अक्टूबर 16, 2011, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। एक मेमोरियल सर्विस चल रही थी। सिलिकॉन वैली के सबसे बड़े लोग वहां बैठे थे। बिलियनियर्स, टेक विजनरीज, पॉलिटिशियंस और कलाकार। ये सब वहां आए थे एक इंसान को अलविदा कहने, स्टीव जॉब्स। जब सर्विस खत्म हुई तो वहां से निकालते हुए हर एक इंसान को एक ब्राउन रंग का वुडन बॉक्स दिया गया। ये स्टीव जॉब्स का आखिरी गिफ्ट था अपने दोस्तों और राइवल्स को। लोगों ने सोचा शायद कोई नया डिवाइस होगा, कोई अनरिलीज डिजाइन या उनकी कोई पर्सनल डायरी। उन्होंने बॉक्स खोला, लेकिन उसके अंदर कोई गैजेट नहीं था। उसके अंदर एक किताब थी, एक पुरानी स्पिरिचुअल किताब जिसका कवर एक लंबे बालों वाले इंडियन सन्यासी की फोटो से भरा था। किताब का नाम था ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। सवाल ये उठता है, क्यों? एक आदमी जिसने पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी को अपने हाथ में रखा, जिसने फ्यूचर को डिजाइन किया, वह अपने आखिरी वक्त में अपनी डेथ बेड पर एक योगी की अजीब और मिस्टिकल कहानियों को क्यों बांट रहा था? स्टीव जॉब्स अपने आईपैड पर हर साल सिर्फ एक ही किताब पढ़ते थे, यही किताब। उन्हें इसमें ऐसा क्या दिख गया था? आज हम उसी राज को खोलेंगे। यह सिर्फ एक सेंट की ऑटोबायोग्राफी नहीं है, यह एक मैनुअल है। एक ऐसी हिडन दुनिया का दरवाजा जहां फिजिक्स के लॉज टूट जाते हैं, जहां समय रुक जाता है और जहां इंसान का दिमाग एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है जो हम आम लोगों के समझ से बिल्कुल बाहर है। सोच के देखो, 1893, गोरखपुर का एक छोटा सा घर। एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम रखा जाता है मुकुंद। एक अमीर बंगाली परिवार। उसके बाप एक रेलवे एग्जीक्यूटिव थे। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन मुकुंदा अलग था। उसे खिलौने नहीं चाहिए थे, उसे पैसे नहीं चाहिए थे। उसे सिर्फ एक चीज की भूख थी, द एब्सोल्यूट। उसे उस फोर्स से मिलना था जो इस पूरी धरती को चला रही है। जब उसके दोस्त बाहर क्रिकेट खेल रहे होते थे, मुकुंदा चुपचाप अपनी आंखें बैंड करके ध्यान में बैठा रहता था। और उसके आसपास कुछ अजीब घटनाएं शुरू हो गई थी। एक बार जब वो बहुत छोटा था, उसने देखा कि उसकी माँ बीमार है। उसने एक पुराने सेंट की फोटो को देखा और वहां से एक अजीब सी रोशनी निकली जिसने उसकी माँ को बिल्कुल ठीक कर दिया। ये उसकी जिंदगी का पहला मिरेकल था, लेकिन आखिरी बिल्कुल नहीं। जैसे जैसे मुकुंदा बड़ा हुआ, वो किसी आम टीनेजर की तरह कॉलेज या करियर के बारे में नहीं सोचता था। वो साधुओं और सन्यासियों को ढूंढता फिरता था। कलकत्ता की तंग गलियों से लेकर वाराणसी के घाटों तक उसने ऐसे ऐसे लोगों को देखा जिनके बारे में हमारी मॉडर्न साइंस आज भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकती। लेकिन ये सारे मिरेकल्स, ये सारी अजीब बातें मुकुंदा के लिए सिर्फ एक इशारा थी। उसे इन मिरेकल्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसे तो उस सोर्स को जानना था जहां से ये सब आ रहा है। और फिर उसकी मुलाकात उसके मास्टर से हुई। उनका नाम था स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी। सिरमपोर का एक शांत आश्रम, चारों तरफ पेड़ और आम का एक बड़ा सा बाग। वहां एक चातई पर एक ऐसी शख्सियत बैठी थी जिसके चेहरे पर इतनी शांति थी कि आसपास का मौसम भी थामा हुआ लगता था। श्री युक्तेश्वर कोई स्वीट और सॉफ्ट स्पोकन गुरु ना ही थे। वो एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन थे। वो ऐसे टीचर थे जो तुम्हारे ईगो को, तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी को एक सेकंड में तोड़ के रख देते थे। मुकुंदा ने जब उन्हें पहली बार देखा तो ऊस लगा जैसे उसकी सारी तलश खत्म हो गई। लेकिन असली ट्रेनिंग तो अब शुरू होने वाली थी। श्री युक्तेश्वर अपने आश्रम में मिरेकल्स का डिस्प्ले नहीं करते थे। वो कहते थे कि हवा में उड़ना या चीजें हवा से निकलना, ये सब सस्ती बाजीगरी है। असली मिरेकल है अपने दिमाग को कंट्रोल करना। असली मिरेकल है उस आवाज को चुप करना जो तुम्हारे अंदर हर समय बोलती रहती है। और यहीं पर मुकुंदा का नाम तब्दील हुआ। वो बन गया योगानंदा, परमहंसा योगानंदा। एक दिन योगानंद आश्रम में बैठे थे। उन्हें ध्यान नहीं लग रहा था। उनका दिमाग इधर-उधर भाग रहा था। श्री युक्तेश्वर उनके पास आए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपना हाथ उठाया और योगानंद की चेस्ट पर हल्का सा स्ट्राइक किया। एक छोटी सी थपथपी। और फिर
जो हुआ वो अल्फाजों में बयान करना लगभग नामुमकिन है। योगानंदा कहते हैं कि उस एक थपथापी से उनकी सांस रुक गई, उनका शरीर पत्थर जैसा हो गया। लेकिन उनका दिमाग, उनकी कॉन्शियसनेस अचानक उनके शरीर से बाहर निकल आई। उन्होंने देखा कि पूरा कमरा, पेड़, आसपास का पूरा शहर, सब कुछ पिघालकर रोशनी बन गया है। उन्हें अचानक रियलाइज हुआ कि यह जो धरती है, यह जो सॉलिड वॉल्स हैं, यह सब इल्यूजन है। यह सब सिर्फ कंडेंस्ड एनर्जी हैं। उन्होंने पूरे यूनिवर्स को एक रोशनी के समुंदर की तरह देखा। उन्हें हर एक पेड़ के अंदर का सब, हर एक पत्ते के अंदर का स्ट्रक्चर दिखाई देने लगा। उन्हें उस एग्जैक्ट मोमेंट पर समझ आ गया कि मौत जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। हम सिर्फ एनर्जी हैं, जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तब्दील होती रहती है। यह कोई हेलुसिनेशन नहीं था, यह कॉस्मिक कॉन्शियसनेस थी। एक ऐसी स्टेट जहां टाइम और स्पेस दोनों डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन योगानंद की स्टोरी का सबसे बड़ा मिस्ट्री, सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। एक ऐसी फिगर जिसका जिक्र इस किताब में बार बार आता है। एक ऐसा योगी जिसके बारे में पढ़कर बड़े बड़े रैशनल थिंकर्स भी थोड़ा रुक जाते हैं। उनका नाम है महावतर बाबाजी। हिमालय की सबसे ऊंची, सबसे ठंडी चोटियों पर, जहां आम इंसान की सांस उखड़ जाए, वहां एक योगी पिछले कई सौ सालों से जिंदा है। कोई नहीं जानता उनका असली नाम क्या है। कोई नहीं जानता उनका जन्म कब हुआ था। बाबा जी को इमॉर्टल माना जाता है। वह जब चाहते हैं, किसी को भी अपना फिजिकल फॉर्म दिखा सकते हैं। वह अपने डिसिपल्स से डायरेक्ट फिजिकली इंटरेक्ट करते हैं और फिर सडनली हवा में गायब हो जाते हैं। सुनने में ये किसी फैंटेसी मूवी का प्लॉट लगता है ना? लेकिन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में योगानंदा ने बहुत ही ग्राउंडेड तरीके से इन्हीं बाबाजी की कहानियां लिखी हैं। लाहिरी महासाया, जो एक और महान योगी थे, उन्हें बाबाजी ने हिमालय में बुलाया था और उन्हें एक ऐसी डार्क फॉरेस्ट की केव में ले गए जो अचानक से एक चमकते हुए गोल्डन पैलेस में बदल गई। बाबाजी ने यूएस पैलेस को सिर्फ अपनी थॉट एनर्जी से मैनिफेस्ट किया था और एक बार जब उनका काम खत्म हो गया तो उन्होंने उस पूरे पैलेस को वापस एटम्स में डिसॉल्व कर दिया। अब यहां रुको, थोड़ा सोचो। योगानंदा ये सब बिल्कुल मैटर ऑफ फैक्ट टोन में लिखते हैं, जैसे वो किसी मैजिक ट्रिक की बात नहीं कर रहे, बल्कि एक हायर साइंस की बात कर रहे हैं। और यही इस किताब का कोर रेवलेशन है। योगानंदा दुनिया को यह बताने नहीं आए थे कि इंडिया में जादूगर बसते हैं। वो एक ऐसी हिडन टेक्नोलॉजी को दुनिया के सामने लाने आए थे जो हजारों सालों से सिर्फ कुछ चुने हुए लोगों के पास थी। उस टेक्नोलॉजी का नाम है क्रिया योगा। ये कोई आसन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज या डीप ब्रीदिंग क्लास नहीं है। क्रिया योगा एक एग्जैक्ट मैथमेटिकल साइंस है। योगानंदा समझाते हैं कि आम तौर पर एक इंसान को स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट तक पहुंचने के लिए 1 मिलियन साल का इवोल्यूशन चाहिए, 1 मिलियन साल का जन्म और मौत का साइकिल। लेकिन क्रिया योग उस प्रोसेस को बाईपास कर देता है। कैसे? हमारी सांस और हमारे स्पिनल कोड के जरिए। क्रिया योगा की टेक्निक में योगी अपनी लाइफ एनर्जी को, अपने प्राणा को, स्पाइन के ऊपर और नीचे मूव करता है। योगानंद कहते थे कि क्रिया योग का आधे मिनट का एक्सरसाइज इंसान के अंदर उतनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेशन लाता है जितना एक आम साल की नेचुरल जिंदगी में होता है। ये डायरेक्ट इंटरवेंशन है आपकी अपनी बायोलॉजी में। आप अपने खून से कार्बन को बाहर निकालते हैं और उसे प्योर एनर्जी से रिप्लेस कर देते हैं। जब एक योगी क्रिया को मास्टर कर लेता है तो उसकी सांस लगभग रुक जाती है, उसका दिल धड़कना बैंड हो जाता है, वो मरता नहीं है, वो सस्पेंडेड एनिमेशन में चला जाता है। उसकी सारी एनर्जी बाहर की दुनिया से कट ऑफ होकर डायरेक्टली कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से जुड़ जाती है। 1920 में योगानंदा सिटी ऑफ स्पार्टा नाम के शिप पर बैठकर अमेरिका निकल गए। बाबाजी ने उन्हें डायरेक्ट ऑर्डर दिया था। उन्होंने कहा था कि वेस्ट को इस वाक्ट मटीरियलिज्म और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से आत्मा की बहुत जरूरत है। उन्हें क्रिया योगा की साइंस वहां ले जानी होगी और योगानंदा ने वही किया। उन्होंने बॉस्टन में, लॉस एंजलिस में हजारों लोगों के सामने लेक्चर्स दिए। उन्होंने ईस्ट के स्पिरिचुअलिज्म और वेस्ट के मटीरियलिज्म के बीच एक ब्रिज बनाया।
उन्होंने समझाया कि जीसस क्राइस्ट के मिरेकल्स और कृष्णा की लीलाएं अलग नहीं हैं। ये दोनों उसी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के अलग-अलग रूप हैं। तो अब वापस आते हैं अपने पहले सवाल पर। स्टीव जॉब्स ने यह किताब सबको क्यों दी? क्योंकि स्टीव जॉब्स समझ गए थे कि बाहर की टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस हो जाए, सबसे कॉम्प्लेक्स, सबसे पावरफुल मशीन हमारे अपने अंदर है। हम बाहर वायर और माइक्रोचिप्स बनाते रह गए, जबकि हमारे अंदर की स्पाइन खुद एक एंटीना है जो सीधे यूनिवर्स के सोर्स से कनेक्टेड है। स्टीव जॉब्स जानते थे कि ट्रू इनोवेशन सिर्फ कोड्स लिखने में नहीं है, बल्कि अपने खुद के कॉन्शियसनेस को कोड करने में है। योगानंदा की आखिरी मिस्टीरियस डिटेल सुनो। मार्च 1952 में लॉस एंजल्स में एक बैंक्वेट चल रहा था। योगानंदा ने अपनी स्पीच खत्म की और उन्होंने अपनी आंखें ऊपर की तरफ उठाई, मुस्कुराए, और उनका फिजिकल शरीर जमीन पर गिर गया। उन्होंने अपनी मर्जी से अपना शरीर छोड़ दिया, महासमाधि। लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसने प्योर अमेरिका के डॉक्टर्स और साइंटिस्ट्स को हिलाकर रख दिया। उनके मरने के 20 दिन बाद तक उनके शरीर में डिके या सड़ने का एक भी निशान नहीं था। फॉरेस्ट लॉन मेमोरियल पार्क के मॉर्चुरी डायरेक्टर ने ऑफिशियल लेटर लिखा कि उन्होंने ऐसी स्टेट किसी बॉडी की आज तक नहीं देखी। उनका शरीर 20 दिन बाद भी बिल्कुल फ्रेश था। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी सिर्फ पन्नों पर छापी कुछ पुरानी कहानियां नहीं हैं। ये एक आईना है। ये हमें दिखाता है कि हम क्या बन सकते हैं।